सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। बिहार के डीजीपी, माफ करिएगा पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि अगर जनता चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर लोग चाहेंगे तो वो राजनीति में आएंगे। बस एक चीज़ समझ में नहीं आई कि गुप्तेश्वर पांडे जी को आखिर कितने लोगों ने पत्र लिखा कि वो जदयू में जाने को मजबूर हो गए। ऐसा कोई डाटा अगर पांडे जी रिलीज कर देते तो मेरे मन को शांति मिलती और हम भी कहते कि आप जन नेता बनेंगे। लेकिन शायद पांडे जी ऐसा नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो जनता का हित चाहते हैं। यहाँ हंसना बिल्कुल मना है। वैसे एक बात ये भी है कि पांडे जी को लालू यादव और राजद पहले से ही पसंद नहीं थे, उनको तो नीतीश जी ही पसंद थे। इस बात में तो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि सत्ता पक्ष के गुड बुक में आने के बाद ही आपको डीजीपी जैसा पद मिलता है। इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है कि पांडे जी के नीतीश कुमार से बहुत बढ़िया संबंध है। बिहार पुलिस का सबसे बड़ा सिपाही किसी नेता के कब्जे में होने से थोड़ी मिलता है। खबर मालूम चल गया ना आपको? हम आपको उसका परिणाम बताएंगे। ये बताएंगे कि जब पांडे जी बक्सर से टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो कहेंगे कि उनके जैसा नेता पैदा ही नहीं हुआ है, और यही बिहारी इस पर वाहवाही करेंगे, ये भूलकर कि जिस पांडे साहब की उम्र अब रिटायरमेंट की हो चुकी है, जो पांडे साहब बिहार के अफसर रह चुके हैं, अब सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। तो पांडे जी तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस बात का लिहाज करते थे कि आप बिहार के डीजीपी हैं, और अब तो आप नेता हैं तो लिहाज खत्म होगा और सवालों का दौर शुरू होगा। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल बुलेटिन सुबह सवेरे देख रहे हैं, जिसमें हम बीते दिन की 5 बड़ी हलचल को आपको बताते हैं। और समय तो आपको पता ही होगा, सुबह के 8 बजे। पहली खबर के माध्यम से यही जानिए कि पांडे साहब का राजनीतिक सफर अब शुरू हो गया है, जिसकी नींव बिहार के तारनहार नीतीश कुमार ने रखा है। आज पांडे जी जदयू में शामिल हो गए हैं। कितने लोगों ने पांडे साहब को राजनीति में आने के लिए कहा है, इसका कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर पांडे साहब राजनीति में आना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? जनता तो सिर्फ वोट देने की हकदार है। अगर वोट नहीं देगी तो वो नहीं जीतेंगे, और अगर वोट दे देगी तो वो जीत जाएंगे। और ये बात भी कहीं से भी किसी प्रकार से असंवैधानिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में जो बातें हो रही थी और आज जो कुछ भी हुआ है, ये सब अप्रत्याशित था। ये तो बिहार की जनता को पहले से मालूम था, लेकिन चूंकि अब पांडे साहब राजनीति में कदम रख चुके हैं तो उनके बयान भी राजनीतिक होने शुरू हो चुके हैं। कल सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांडे साहब को जदयू की सदस्यता दिलाई। इसके बाद शाम 5:30 बजे के आसपास जदयू ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा गुप्तेश्वर पांडे साहब शामिल थे, और इसके साथ ही ललन सिंह समेत जदयू के कई सीनियर नेता मौजूद थे। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई कि पांडे जी अब जदयू के हो गए हैं। आप सब श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को जानते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी ने बहुत लंबे समय तक, लगभग 60 वर्षों तक अब अंतिम सेवानिवृत्त के कगार पर थे। 5 महीना बचा हुआ था तो इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। जदयू में शामिल होने के बाद पांडे साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज 4 बजे शाम को माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन कराया, प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूं। जिस तरह से प्रशासन में हर तरह से पुलिस को सहयोग करने का काम, जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति पूरी सख्ती बरतने का आदेश, और किसी भी प्रशासनिक
कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था, चाहे किसी स्तर का। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। कुल मिलाकर बात यह है कि पांडे साहब अब आप राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं और लगातार आप ये बोलते रहते हैं कि आपने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन एक बार फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और आपने कहा है कि आपको राजनीतिक समझ नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी को जल्दी समझ लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, भटकिएगा मत। अभी शुभकामना दे रहे हैं, कल सवाल भी उठाएंगे। अब दूसरी खबर, बिहार में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है और आप सबको ये पता भी चल गया होगा कि बिहार में 3 चरण में चुनाव होना है। चुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आएगा। अब किस जिले के किस विधानसभा सीट पर किस चरण में चुनाव होगा, ये लिस्ट देखिए। ये इस वक्त आप पहले चरण के चुनाव की सूची देख रहे हैं, जिसमें 71 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसमें 16 जिला आएगा और इसमें 31,000 बूथ पर चुनाव होने वाला है। तफसील से इन सूची को देखने के लिए हमारा ये ट्वीट आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर चेक कर सकते हैं। दूसरा चरण जो होगा उसका लिस्ट ये है। 3 नवंबर को मतदान होगा। 94 विधानसभा क्षेत्र है, 17 जिला इसके अंदर आएंगे और 42,000 बूथ पर चुनाव होने वाला है। तीसरे चरण में जो चुनाव होगा वो होगा 7 नवंबर को। 78 विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आएगा, 15 जिला इसमें कवर होगा और करीब 34,000 पोलिंग बूथ पर चुनाव होगा। लिस्ट आप देख रहे हैं, हमने ट्विटर पर भी डाला है। ये तो लिस्ट था, अब आइए कि क्या कुछ नया होने वाला है। बिहार पहला राज्य है भारत में जहां कोरोना में पहली बार चुनाव हो रहा है। कोरोना को देखते हुए बहुत चीज़ें प्रतिबंधित हो गई हैं, जैसे कि रैली आयोजित करना, इसलिए ऑनलाइन वाला वर्चुअल रैली करना होगा। घर जाकर प्रचार किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 5 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक चुनाव होगा। 1 घंटा वोटिंग का समय बढ़ाया गया है, क्योंकि काफ़ी सावधानियों के साथ इस बार का चुनाव होने वाला है, तो समय ज़्यादा लगेगा। एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे, इसीलिए बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। करीब 33,000 नए बूथ बन रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ पूरे बिहार में होगा इस चुनाव के दौरान। पूरे बिहार चुनाव के लिए 23 लाख ग्लव्स, 7 लाख सैनिटाइजर और 46 लाख से ज़्यादा मास्क उपलब्ध किया जाएगा। अब आइए नेताओं के नामांकन पर। ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये 2 विकल्प होगा। ऑनलाइन के लिए भीड़ लेकर नॉमिनेशन करने का ऑप्शन बिल्कुल बंद हो चुका है और 8 अक्टूबर आखिरी तारीख है नामांकन के लिए। और फिलहाल आचार संहिता नहीं लगा है, लेकिन अक्टूबर के पहले सप्ताह से लग सकता है। और इन सब प्रक्रिया के बाद 10 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा और फिर 5 साल के लिए बिहार का भविष्य जीतने वाले पार्टी को सौंप दिया जाएगा। विकास होगा या नहीं, ये ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। अब तीसरी खबर, बिहार चुनाव को लेकर जिम्मेदारी बांटने का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए में बीजेपी ने पहले ही देवेंद्र फडणवीस को चुनाव का प्रभारी बना दिया है और कल जदयू ने अपने प्रभारियों का नाम घोषित किया है। वशिष्ठ नारायण सिंह जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर तो जिम्मेदारी रहेगी ही और इनके अलावा 5 और लोगों को प्रभारी बनाया गया है। पहले हैं आरसीपी सिंह, नौकरशाही से राजनीति में इन्होंने कदम रखा था। फिलहाल जदयू से राज्यसभा सांसद हैं और जदयू के जमीनी स्तर को मजबूत बनाने में इनका नाम भी लिया जाता है और पार्टी के उम्मीदवारों को चुनने की जिम्मेदारी इन पर होती है। दूसरे हैं ललन सिंह, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। लोग इन्हें नीतीश कुमार का आँख और कान भी मानते हैं और लालू यादव को चारा घोटाला के लपेटे में डालकर उन्होंने बिहार की राजनीति से लालू यादव को दूर कर दिया था और विपक्ष को बिहार में कमज़ोर करने में भी उनकी भूमिका बताई जाती है। चुनावी माहौल में नेताओं का जोड़ तोड़, सीट को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत करना, ये सब इनके अंदर आता है। तीसरे हैं विजय चौधरी, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उम्मीदवारी चयन की जिम्मेदारी इन्हें भी मिलती है और मांझी को जदयू में शामिल करने का काम भी इन्हीं के जिम्मे में था। चौथे हैं अशोक चौधरी, दलित समुदाय से आते हैं, बिहार सरकार में वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं और तकनीकी इस्तेमाल में इन्हें बेहद तेज तर्रार माना जाता है और कल ही इन्हें पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यानी वशिष्ठ नारायण सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये उनका कामकाज संभालेंगे और जदयू के इस कदम से लोग ये कह रहे हैं कि जदयू ने अनुसूचित जाति का
कार्ड खेला है। फिर है संजय झा, केंद्र की सियासत में इनकी मजबूत पकड़ है और इन्होंने ही जदयू को महागठबंधन से हटाकर बीजेपी के साथ जदयू का तालमेल बिठाया था और नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली को भी यही संभाल रहे हैं। तो ये 5 नाम थे जिन पर जदयू के सम्मान को ढोने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब चौथी खबर। अब तक खबर ये थी कि लोजपा एनडीए से बाहर आकर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब खबर ये है कि लोजपा के इस फैसले से लोजपा के 6 सांसदों में से 4 सांसद ऐसे हैं जो इस बात से खुश नहीं हैं और ये लोग ये चाहते हैं कि लोजपा एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़े। सबसे पहले यहाँ बात ये क्लियर कर लीजिए कि अभी तक चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस वक्त वो अपने पिता के साथ हैं और उनके पिता रामविलास पासवान दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान से अलग लोजपा के कई नेता एनडीए से अलग आकर चुनाव लड़ने के बारे में कह चुके हैं। हालांकि अब पार्टी के 6 में से 4 सांसदों ने इस राय पर सहमति जाहिर की है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 4 सांसदों में से एक सांसद जो हैं वो हैं पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के चाचा हैं। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए के वोट पर और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वो सांसद बने हैं, इसीलिए वो एनडीए से अलग होना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के भाई प्रिंस पासवान बीजेपी के अलग चुनाव लड़ने के प्रस्ताव के साथ हैं। ये उनके चचेरे भाई हैं। लेकिन अगर बहुमत की बात की जाए तो इन 6 सांसदों के हिसाब से एलजेपी को एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार फिर ये क्लियर कर दूं कि अभी तक चिराग पासवान ने कोई आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया है। इस वक्त वो पिता के साथ हैं और आने वाले कुछ दिनों में शायद इसका कुछ आधिकारिक फैसला हो सकता है। अब अंतिम और 5वीं खबर। आने वाले समय में कोरोना की वजह से हमारे पर्व त्यौहार पर भी ग्रहण लगना शुरू हो चुका है और हो सकता है कि आगे आने वाले दुर्गा पूजा का स्वाद भी बिहारियों के लिए फीका पड़ सकता है। और पटना में जिला प्रशासन के गाइडलाइन के हिसाब से दुर्गा पूजा का स्वाद फीका हो चुका है। पटना जिला के प्रशासन ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए पटना में दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल लगाने, मूर्ति स्थापित करने और मेला लगाने से मना कर दिया है और इस दिशा निर्देश के मुताबिक किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और अगर ऐसा मेला लगता है तो इस दिशा निर्देश का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना में पंडाल और मेला लगाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। इसका एक वजह यह भी है कि बिहार में चुनाव होने वाला है और दुर्गा पूजा के आसपास ही पटना में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया होनी है। इसीलिए प्रशासन मेला संभालने की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है और अपना ध्यान पूरी तरीके से चुनाव पर लगाना चाहता है। इसीलिए पटना में इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य स्तर पर करने से रोक दिया गया है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।